बच्चों, आज आप हैं डॉक्टर ज्योति शर्मा के साथ आपके अपने चैनल विजेता चैनल पर। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारे पदार्थ जलते हुए देखे होंगे। हमारी रसोई में भी बहुत सारे पदार्थ हम जलाते हैं, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी वगैरह। सीएनजी तो बच्चों मोटर गाड़ियों में चलती है। इसी के अलावा पेट्रोल और डीजल जो होते हैं वो हमारी गाड़ियों में चलते हैं। इसी तरह से गाँवों में आज भी लोग लकड़ी से या कोयले से अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पदार्थ बच्चों हमने जलते हुए देखे हैं, जिनसे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है और हम उस ऊर्जा का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। बच्चों, इस सब के अलावा हम जो भोजन खाते हैं वो भी तो हमारे शरीर के लिए ईंधन ही होता है, क्योंकि उसका भी तो दहन होके वो भी तो ऑक्सीजन से क्रिया करके और हमारे लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 4, दहन और ज्वाला, कंबल्शन। तो बच्चों, दहन या कंबल्शन जो होता है वो किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है बच्चों। और वह पदार्थ जिसका दहन हो रहा है वह पदार्थ दाह्य पदार्थ या फिर ईंधन, फ्यूल कहलाते हैं। और ईंधन जो होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में हो सकते हैं बच्चों। ठोस अवस्था में होगा कोयला और लकड़ी, द्रव अवस्था में पेट्रोल और डीजल, केरोसिन, और गैस अवस्था में एलपीजी तथा सीएनजी जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप अनुभव के आधार पर अपने चारों तरफ जो और सारे ईंधन देखते हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दहन के समय ज्वाला जो होती है, फ्लेम जो होती है, वो दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। ज्वाला का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे हम गैस जलाते हैं तो उसमें जो ज्वाला निकलती है, जो हमें आग दिखाई देती है, वो दहन कहलाती है। तो लकड़ी जला रहे हैं उस टाइम पर भी हमें दिखती है। लेकिन कंडे जलाते हैं या फिर कोयले जलाते हैं तो आप देखिए कि थोड़ी देर में जब तक वो अच्छे से जल जाते हैं तब तक तो ज्वाला दिखती है, लेकिन उसके बाद वो बुझ जाते हैं और बुझने के बाद भी उनके अंदर बहुत सारी ऊष्मा रहती है और घंटों तक वो हमें ऊष्मा देते रहते हैं। तो ज्वाला उस टाइम पर उनसे ज्वाला नहीं दिखती हमें। तो ज्वाला हमें दिख भी सकती है और ज़रूरी नहीं है कि ज्वाला दिखे, उसके बावजूद भी वो हमें ऊष्मा देते रहते हैं। भोजन हमारे लिए ईंधन है, क्योंकि हमारे शरीर में भोजन से क्रिया करके अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा का, उस ऊष्मा का उपयोग ही हम हमारी दैनिक क्रियाओं में करते हैं बच्चों। दहन के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी निबंधात्मक प्रश्न के रूप में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बताइए कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है या नहीं है। तो बच्चों, हमने क्या किया कि एक कांच का गिलास लिया और एक मोमबत्ती जो थी उसे हमने यहाँ नीचे, देखिए ये लकड़ी के गुट्टे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लकड़ी के गुट्टों पर यानी थोड़ा सा स्पेस करके हमने कांच का गिलास उस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रख दिया। हम देखते हैं बच्चों, ये जब तक ये मोमबत्ती ख़त्म नहीं होती तब तक ये मोमबत्ती आराम से जलती रहती है। इसके अंदर जलने में कोई विघ्न नहीं आता। अब हमने क्या किया कि क्यों जल रही है? क्योंकि इससे जो ऑक्सीजन है, इसके जलने के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन है वो उसे नीचे से मिलती जा रही है। जो हमने लकड़ी के गुट्टे रखे हैं उनके ऊपर हमने वो ग्लास रखा है, तो वो ऑक्सीजन वहाँ से नीचे से उनको लगातार मिलती रह रही है। इसलिए जो मोमबत्ती होती है वो बिना बाधा के पूरी की पूरी जल जाती है। इसके बाद हमने अगले उसमें क्या किया कि ये दोनों जो गुट्टे थे उनको निकाल लिया। अब जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर थी उतनी ही है और नई ऑक्सीजन जो है वो इस ग्लास के अंदर नहीं जा रही। तो हम ये देखते हैं कि जो ज्वाला होती है, जो ये बत्ती होती है मोमबत्ती की, वो कंपित होती हुई और बुझ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, धुआं जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा है कि अब नई ऑक्सीजन की आपूर्ति इसके अंदर बंद हो गई है, लेकिन जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर थी उतनी से वो जो तब तक उसका उपयोग करके ये मोमबत्ती जलती है। तो वो कंपित अवस्था में, जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती जाती है वैसे वैसे वो कंपित अवस्था में होती जाती है और फिर वो धुआं देती हुई बंद हो जाती है। इसी प्रकार से अब ये देखिए बच्चों कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही हमने कोई ऑक्सीजन इसको नहीं दी, बिल्कुल उसको बंद कर दिया है। ऊपर चाहे तो हम कांच की प्लेट भी लगा सकते हैं, यानी इसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। तब जब बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है तो ये जो मोमबत्ती है वो जलेगी
जितनी बिल्कुल सीमित मात्रा में ऑक्सीजन थी बस उतनी सी ये जलेगी, उसका उपयोग ये कर लेगी, 1-2 सेकंड के लिए जलेगी और वो तुरंत बंद हो जाएगी। न तो इसमें धुआं उत्पन्न होगा और न ये जो बत्ती थी वो कंपायमान होगी। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी तो जो मोमबत्ती है वो बिल्कुल भी नहीं जली है। तो बच्चों, इस तरह से इस प्रयोग के द्वारा हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के जलने के लिए, दहन के लिए ऑक्सीजन जो है वो होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए बच्चों, ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति हो तो दहन बंद हो जाता है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति के कपड़े जल गए हैं, कपड़े जलना प्रारंभ हो गए हैं और हमने देर कर दी तो उस व्यक्ति को बहुत नुकसान हो सकता है, वो स्वयं बहुत ज़्यादा जल सकता है। इसीलिए जैसे ही किसी भी व्यक्ति को जलता हुआ देखें, उसके कपड़ों को जलता हुआ देखें, वैसे ही कोई भी कंबल लेके हम उसको लपेट दें। बच्चों, कोई कंबल सबसे अच्छा होता है और वैसे कोई मोटा चादर हो, मोटा जो कपड़ा हो, उसको लेके हम उसको चारों तरफ से लपेट दें। उससे क्या होगा कि जो कपड़ों को जलने के लिए ऑक्सीजन मिल रही थी वो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी और वो जो आग जल रही थी, वो जो दहन हो रहा था, वो तुरंत ही वहाँ पर बंद हो जाएगा, कपड़े बुझ जाएंगे और उस व्यक्ति को क्षति होने से बच जाएगी। क्लियर है बच्चों? यहाँ बच्चों, आप देखते होंगे कि जब आप अपने घरों में दीपक जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं या कोई भी चीज़, केरोसिन वाला जो चूल्हा होता है या आप लकड़ी छाने जलाते हैं, तो हमें थोड़ी देर के लिए वो माचिस जो है वहाँ पर रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि हमने ये जलाया और ये जो जल गई कोई भी चीज़, ऐसे नहीं होता बच्चों। थोड़ी सी देर तो हमें उसको रखना ही पड़ता है गर्म होने के लिए। तो ये गर्म होना क्या है? तो वो जो गर्म होना है वो इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप कहलाता है। इसको परिभाषित हम किस प्रकार से करते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी जस्ट जैसे ही हम माचिस उसमें लगाएंगे वैसे ही उसका जो ताप है वो बढ़ने लग जाता है और जैसे ही वो ज्वलन ताप पर आ जाती है कोई भी वस्तु, वैसे ही वो जलने लग जाती है। तो वह न्यूनतम ताप, उस न्यूनतम ताप तक पहुंचना जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है, तभी जो वस्तुएं होती हैं वो जलने लगेंगी बच्चों। तो किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक होता है। तो गर्मियों में बच्चों आपने देखा होगा कि कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, टीवी पर, कि जंगलों में आग लग जाती है और वो आग इतनी भयंकर रूप धारण कर लेती है, भयावह रूप धारण कर लेती है कि उस पर कई दिनों तक नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में तो कोई जंगल में तो आग जलाने नहीं जा रहा, तो फिर वहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि अपने आप वहाँ पर आग लग जाती है? तो बच्चों गर्मियों में क्या होता है कि वो जो घास होती है जंगल की वो पूरी की पूरी सूख जाती है और सूखने के कारण उसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत कम हो जाता है। गर्मियों में बहुत तेज़ आंधी चलती है, तूफान आते हैं, हवाएं चलती है, तो एक तो पर्यावरण का जो ताप है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है और उस स्थिति में उन हवाओं के कारण जो घासें होती हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और उस रगड़ खाने के प्रक्रम में उनका जो ताप है वो ज्वलन ताप पर पहुँच जाता है और ज्वलन ताप पर पहुँचते ही उनमें स्वतः ही अपने आप आग लग जाती है और वो आग फैलते फैलते पूरे जंगल में फैल जाती है और कई बार वो बहुत ज़्यादा भयानक रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार से बच्चों क्या होता है कि हरे पत्ते का ढेर जलाना मुश्किल होता है जबकि सूखे पत्तों के ढेर में आसानी से आग लग जाती है। तो बच्चों क्या होगा, गीले पत्तों का जो ढेर है उसमें तो पानी की मात्रा है, उसमें आर्द्रता है, तो वो तुरंत आग नहीं पकड़ेगा। पानी है तो वो तो पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, जलता नहीं है। तो पानी को की वजह से उसका जो ज्वलन ताप होगा बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हरे पत्तों को जो ढेर है उसको जलाना मुश्किल होगा, जबकि सूखे पत्तों का पानी उड़ चुका है, पत्ते बिल्कुल सूखे हैं, तो अगर हम उनको जलाएंगे उनका ज्वलन ताप कम हो गया है पानी की कमी की वजह से, पानी की अनुपस्थिति की वजह से, तो जब हम उन्हें जलाएंगे तो वो आसानी से आग पकड़ लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों आपने देखा होगा कि अगर आप सिंपल कागज़ को ऐसे ही जलाते हैं वो फटाफट से आग पकड़ लेता है, तुरंत आग पकड़ता है, उसको जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन यदि हम एक कीप बनाकर, एक कप बनाकर कागज़ का और उसमें पानी भर दें और उसको फिर हम जलाने का प्रयास करें
तो हम ये देखते हैं कि कई बार तो अगर सावधानी से हम ये कार्य करें तो पानी को उसी में ही उबाला जा सकता है। वो जो कागज़ होता है वो पानी की वजह से, पानी है उसके अंदर, इसलिए उसका ज्वलन ताप जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और ज्वलन ताप के बढ़ जाने के कारण वो कागज़ होते हुए भी आग नहीं पकड़ता। बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग बात। चलिए अब आ जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं बच्चों? तो जिन पदार्थों को हम जला रहे हैं उनका जो ज्वलन ताप है वो बहुत कम होना चाहिए बच्चों, वरना बहुत देर तक हम माचिस पे माचिस लगाए जाएं और वो कोई जले ही ना। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, फटाफट से जलने लगते हैं, वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और बहुत सारे उदाहरण आप अपने आसपास देखकर लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर बात की है मैंने माचिस की। माचिस जो होती है वो तुरंत रगड़ने से, जैसे ही हम उसको रगड़ते हैं वैसे ही वो तुरंत जलने लग जाती है। तो ऐसा क्या होता है बच्चों जो माचिस जो है वो तुरंत जलने लग जाती है? तो एक तो हम कह सकते हैं कि उसका जो उसमें जो लकड़ी यूज़ की गई है, उसमें जो पदार्थ यूज़ किए गए हैं, उनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है कि एक हल्की सी रगड़ से ही वो ज्वलन ताप पर पहुंच जाते हैं और वो जो माचिस है वो जलने लगती है। इसके अलावा और क्या होता है उसमें कि वो तुरंत ज्वलन ताप पर पहुंचता है? तो देखिए कि आजकल जो निरापद माचिस के सिरे पर, उस जो माचिस होती है उसके सिरे पर क्या लगाया जाता है बच्चों? जो आपको भूरे काले रंग का पदार्थ दिखाई देता है तीली पर, तो उस पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है रगड़ने वाली सतह पर। अब जो रगड़ने वाली सतह है जिससे हम रगड़ रहे हैं उस पर क्या लगा रहता है? उस पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। तो अब जब तीली को हम उस पर रगड़ते हैं, आपको पता है बच्चों, इससे पहले वाले हमने पाठ में पढ़ा था कि फास्फोरस जो होता है वो बहुत ही सक्रिय धातु है, तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। तो तीली पर रगड़ने पर लाल फास्फोरस जो होता है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा देता है। वो जो फास्फोरस लगा हुआ है वो पोटेशियम क्लोरेट से क्रिया करेगा और वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न करेगा। उस ऊष्मा से ऊष्मा लेकर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है वो उसका दहन प्रारंभ हो जाता है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलते हुए पूरी माचिस को धीरे धीरे करके जला देता है। तो इस प्रकार से जो बच्चों माचिस होती है वो हमें दूसरे पदार्थों को, दूसरी चीज़ों को जलाने में सहायता करती है। ठीक है बच्चों, अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है आग पर नियंत्रण, कि कहीं पर भी आग लगी है तो उस पर नियंत्रण किस तरह से पाया जा सकता है। तो बच्चों, जल की सहायता से आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि जल क्यों होता है कि जल के उपयोग से जलनशील पदार्थों के ताप जो है उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। अभी हमने हरी पत्तियों वाले उदाहरण में पढ़ा था बच्चों। इसी तरह से कागज के कीप में पानी गर्म कर रहे थे, वहां पर भी हमने पढ़ा था कि ज्वलन ताप जो है वो बढ़ जाता है। तो पानी के उपयोग से क्या होगा कि ज्वलनशील पदार्थों का ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाएगा जब वो जल रही हैं तो, और जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेती है जिससे वायु की आपूर्ति रुक जाती है और आग जो है वो स्वयं बुझ जाती है। तो बच्चों, आपने आग लगी हुई है तो दमकल को बुलाते हुए देखा होगा, अग्निशामक फायर ब्रिगेड को बुलाते हुए देखा होगा आपने। तो वहाँ पर वो लोग आके बड़ी बड़ी ट्रकों में और टैंकरों में पानी लेकर के आते हैं और पाइप की सहायता से जो है वो जली हुई चीज़ों पर, जली हुई इमारतों पर छिड़काव करते हैं बच्चों। तो ये वहाँ पर प्रोसेस होता है और हमारी जो आग है वो बुझ जाती है। पर बच्चों, इस तरह की जो आग है वो कोई मकान जल रहा है या कागज़ के गोदाम वगैरह जल रहे हैं, कोई कारखाने जल रहे हैं, यानी कोई ठोस पदार्थ जल रहा है, वहाँ पर तो जल हमारी आग बुझाने में सहायता कर सकता है। पर किस स्थिति में कि पेट्रोल डीजल पर कोई आग लगी हुई है या विद्युत उपकरणों में कोई आग लग गई है, तो वहाँ पर हम उस आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि जो जल होता है वो विद्युत का चालन करता है। तो यदि हम उस जल से आग को बुझाएंगे तो विद्युत उपकरणों को तो हानि होगी ही सही, साथ में ही क्या होगा कि वो जो आग बुझाने वाले कर्मी हैं
हैं उन्हें भी जल चालन कर रहा है विद्युत का, तो उन्हें भी करंट लग सकता है, उन लोगों को हानि हो सकती है। इस वजह से विद्युत उपकरणों वाली आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते। इसी प्रकार से तेल या डीजल पेट्रोल में आग लग गई है, उसे भी हम पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि क्या होगा, ये तो सब तेल हैं और पानी क्या है, पानी भारी होता है। आपने सब्जियों में देखा होगा कि तरी जो होती है वो ऊपर रह जाती है। तरी किसकी बनी होती है, तेल की बनी होती है, वो ऊपर रह जाती है और पानी जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम पानी से इनको बुझाएंगे तो पानी जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा और ये जो तेल और डीजल है वो ऊपर आ जाएंगे और इनकी आग तो जलती ही रहेगी, इनकी आग बुझेगी ही नहीं। तो इस तरह की आगों को बुझाने के लिए क्या किया जाता है, तो एक इस तरह की आगों को बुझाने के लिए बच्चों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक अग्निशमक यंत्र आता है, चित्र में आप देख रहे होंगे। उस यंत्र का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो CO2 उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो द्रवित अवस्था में रखी जाती है उच्च दाब पर। जैसे ही उसका प्रयोग करते हैं तो नली में से वो निकलने लगती है। जैसे ही नली में आती है वैसे ही उस पर दाब कम हो जाता है और दाब कम होने से वो वापस से गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड उस नली का मुंह जो है वो जलती हुई चीज़ों की तरफ हम रख देते हैं, आग की तरफ रख देते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भारी होती है और उसको आग को ठंडी भी होती है साथ में, तो वो क्या करती है कि उस आग को चारों तरफ से घेर लेती है। ठंडा होने के कारण वो उसके ज्वलन ताप, जो ज्वलनशील पदार्थ जल रहे हैं उनके ताप को वो कम कर देती है और इस तरह से जब वो घेर लेगी चारों तरफ तो ऑक्सीजन उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने से और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से वहाँ पर वो जो आग लगी हुई है वो स्वतः ही बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो अग्निशमक यंत्र है उसका उपयोग इस तरह की जो आगे हैं उनको बुझाने में किया जाता है। और इस तरह के यंत्र जो आपने चित्र में तो देख ही लिया है, इस तरह का यंत्र आपने बच्चों आप बैंकों में, ये पेट्रोल पंप पर, बहुत सा अस्पतालों में, यहाँ तक कि आपके स्कूलों में भी होगा बच्चों। तो सभी जगह पर इस तरह का जो यंत्र होता है वो लगाना बहुत आजकल आवश्यक कर दिया है सरकार ने, ताकि कोई भी छोटी मोटी आग लगे तो उसे तुरंत बुझाया जा सके। इस बात का ध्यान बच्चों आप भी रखिए। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दहन के प्रकार। तो दहन जो होता है वो 3 तरह का होता है बच्चों। तो तीव्र दहन, तो आपने बच्चों हमारी जो रसोई गैस होती है उसको जला करके देखा होगा, तुरंत जैसे ही हम उसमें माचिस की तीली लगाते हैं या जैसे ही हम उसमें लाइटर लगाते हैं वैसे ही वो तुरंत जलने लग जाती है। तो तीव्र दहन का एक उदाहरण है बच्चों। तो जलन ताप बहुत कम होने के कारण तुरंत कोई दाह्य पदार्थ जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार का जो दहन है वो तीव्र दहन कहलाता है, जैसे कि LPG का जलना। सेकंड जो है प्रकार वो है स्वतः दहन। तो ऐसा दहन जिसमें पदार्थ किसी प्रत्यक्ष कारण के बिना ही जलने लगते हैं, स्वतः दहन कहलाता है। बच्चों अभी इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा धातुओं और अधातुओं वाला, उसमें सोडियम धातु और फास्फोरस अधातु के बारे में आपको बताया था कि ये बहुत ही क्रियाशील, बहुत ही सक्रिय धातु और अधातु होती हैं। तो जैसे ही इनको ऑक्सीजन में खुला रखा जाता है वैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करके और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न करती हैं और अपने आप वो जलने लग जाती हैं। इसी वजह से बच्चों जो सोडियम होता है उसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है और जो फास्फोरस होता है उसे पानी में डुबो करके रखा जाता है। मिट्टी के तेल में क्यों डुबो रहे हैं सोडियम को? क्योंकि वो जल में अगर डुबो के रखेंगे तो वो तो जल से भी बहुत सक्रिय गति से क्रिया कर लेता है, इस वजह से उसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो बच्चों ये जो सोडियम और फास्फोरस की कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करने वाला जो उदाहरण है वो स्वतः दहन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है विस्फोट। विस्फोट आप जानते हैं बच्चों कि हम जो पटाखे जलाते हैं को फोड़ करके या फिर तुरंत आग करके उनको बत्ती में उनकी आग लगा देते हैं, तो विस्फोट के साथ बहुत ज्वाला भी निकलती है, धुआं भी निकलता है और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी वो विस्फोट कहलाएगी। तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश व ध्वनि उत्पन्न होते हैं और अभिक्रिया में बनी गैस निकलती है, जैसे कि पटाखों का जलना। तो ये जो अभिक्रिया हुई वो विस्फोट कहलाती है बच्चों। इस तरह का जो दहन है वो विस्फोट कहलाता है। बच्चों हमारा जो लेसन का नाम है दहन और ज्वाला, तो उसमें से अभी तक हमने दहन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं ज्वाला यानी कि फ्लेम। तो अब वो जो आपको दीपक जलाते हैं तो वो जो ज्वाला दिखाई देती है या गैस जला रहे हैं तो जो गैस का बर्नर जो जल रहा है वो ही ज्वाला होते हैं बच्चों। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। जो वाष्पित हो रहे हैं पदार्थ उनमें से वो ही ज्वाला का निर्माण करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ज्वाला की संरचना वाला, ये वाला क्वेश्चन आपसे
एग्जाम्स में प्रत्यक्ष रूप से पूछ लिया जाता है कि ज्वाला की संरचना बनाकर उसे नामांकित कीजिए। तो देखिए, इसे ध्यान से देखेंगे आप। ये मोमबत्ती मैंने बनाई है और इसकी ज्वाला आपको देखनी है, मोमबत्ती नहीं देखनी है बच्चों। नीचे आपके स्क्रीन पर एक और चित्र साथ में अभी चल रहा है, उसे भी आप ध्यान से देखिए। तो बच्चों, जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है ज्वाला का, वो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है, नीले रंग का होता है, और सबसे ज्यादा गर्म जो होता है ये सबसे बाहरी क्षेत्र ही होता है। बीच वाला जो क्षेत्र होगा वो आंशिक दहन वाला मध्य भाग होगा, ये पीले रंग का होता है और ये ऊपर वाले की तुलना में कम गर्म होता है। इसी प्रकार जो बत्ती के बिल्कुल पास वाला जो क्षेत्र होगा वो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है, ये काले रंग का होगा और सबसे कम गर्म होगा। इसीलिए बच्चों, जब भी जो सुनार हैं वो चांदी सोने के जो तार हैं वो पिघलाते हैं, धातुओं को जब पिघलाते हैं तो वो ज्वाला के सबसे बाहरी वाले क्षेत्र पर उन तारों को रखते हैं, क्योंकि सबसे बाहरी का जो क्षेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। बच्चों, आप जब दीपक जलाएं, इस बात को आप प्रयोग करके देखिएगा कि जब आप दीपक जलाएं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं आप अपने घर में, तो माचिस की लो का सबसे बाहरी भाग यदि आप दीपक की बत्ती पर रखेंगे तो वो तुरंत ही जल जाएगी बच्चों। जबकि यदि अंदर वाला क्षेत्र, वो जो तीली वाला जो अंदर वाला काला क्षेत्र, अगर आप बिल्कुल उसके बत्ती के पास में रखेंगे तो उसको जलने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईंधन। ईंधन का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि वे दाह्य पदार्थ जो जल करके और हमें ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, हमें ऊष्मा देते हैं, वही पदार्थ ईंधन कहलाते हैं बच्चों। तो अब बात आती है आदर्श ईंधन की, कि आदर्श ईंधन जो है, ईंधन तो बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन एक आदर्श ईंधन में हम क्या क्या चीजें ढूंढते हैं कि हम उसको अपने घर में ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा के लिए प्राप्त कर सकें। तो देखिए बच्चों, कि वे पदार्थ जो सहज उपलब्ध हो जाएं, सस्ते हों, वायु में सामान्य दर से सुगमता से जलते हों, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करें और अवांछनीय पदार्थ बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। ऐसा जिसमें भी ऐसे सारे गुण जिसमें भी होंगे, जिस भी ईंधन में बच्चों, वही वाला जो ईंधन है वो आदर्श ईंधन कहलाएगा। परंतु हमें अभी तक भी कोई भी आदर्श ईंधन, कोई से भी ईंधन को हम आदर्श ईंधन की श्रेणी में नहीं ले पाए हैं बच्चों। बाकी जो सामान्य ईंधन है उनके उदाहरण आप सभी जानते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये सभी जो हैं वो ईंधनों के उदाहरण हैं। अब आ जाते हैं ईंधन दक्षता। ईंधन दक्षता किसे कहते हैं? कि यदि किसी ईंधन के 1 किलो को जलाने से जो हमें ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है उसे ही ईंधन दक्षता या ऊष्मीय मान कहा जाता है, और इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, ये जो सारणी आपको दिख रही है उसमें आप देखिए ध्यान से, तो हम जो भी ईंधन काम में ले रहे हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी, ये जो भी ईंधन हम काम में लेते हैं उसमें सीएनजी का ईंधन दक्षता जो है वो 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। इसी तरह से एलपीजी की जो ईंधन दक्षता है वो 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है बच्चों। तो इस तरह से ईंधन दक्षता के मामले में सीएनजी और एलपीजी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊष्मीय मान हमें देते हैं। अब आ जाता है कि जो अधिकांश ईंधन हम जलाते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, जो सामान्य रूप से उपयोग में किए जाते हैं, उन ईंधनों के दहन से हमें खतरनाक प्रदूषक प्राप्त होते हैं बच्चों। जैसे कि कोयला जलाएं, हम लकड़ी जलाएं, तो काले काले जो कार्बन के कण हैं, जो कार्बन जलता नहीं है उसके कार्बन के जो बारीक बारीक से कण हैं वो श्वास में जाते हैं, खाना बनाने वाले के भी और आसपास बैठने वालों के भी, घर वालों के भी अन्य। तो उन कार्बन कणों से दमा तथा अन्य श्वास जो रोग हैं वो उसका कारण होते हैं। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमें प्राप्त होती है जब भी लकड़ी का या कोयलों का सीमित मात्रा में ऑक्सीजन उन्हें प्राप्त होती है। सीमित मात्रा में जब वो जलते हैं, सीमित ऑक्सीजन की मात्रा में जब वो जलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है, जो कि एक अत्यंत विषैली गैस है, और इस गैस के थोड़ा सा मात्रा हमारे रक्त में मिलने से ही हमारी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बच्चों, जो लोग गांव में रहते हैं और सर्दियों में
तगारी में कोयले जला करके या लकड़ी जलाकर ही सो जाते हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि भाई आप कोयला या लकड़ी जलाकर बंद कमरे में मत सोइए। क्यों? क्योंकि बंद कमरे में ऑक्सीजन जो है वो सीमित मात्रा में है, और ऑक्सीजन सीमित मात्रा में है तो वो कोयला और लकड़ी जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करेंगे, जो कि विषैली गैसें हैं, और ये गैसें हमारी श्वास में जाकर के हमारे रक्त में मिलेंगी और उससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है बच्चों। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें बंद कमरे में दरवाज़ा लगा करके और लकड़ी और कोयला जला करके क्यों नहीं सोना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट जो हमें प्राप्त होता है प्रदूषक के रूप में वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, जो कि विश्व उष्णन का कारण है। विश्व उष्णन का मतलब है बच्चों, हमारा जो विश्व है, हमारा जो संसार है, वो बहुत सारी गैसों की वजह से, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, तो बहुत सारी गैसों की वजह से वो उसका जो ताप है वो हर साल 2-3 डिग्री जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा बच्चों कि आजकल हमारे यहाँ पर जो 3 मौसम होते थे, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो हम ये देखते हैं कि आजकल गर्मियाँ ही अधिकांश टाइम पर रहती हैं बच्चों। सर्दी और बारिश जो है मुश्किल से 2-3 महीने भी नहीं रहती, बाकी अधिकतर टाइम जो है वो गर्मियाँ ही रहती है। और इस तापमान वृद्धि से हमारा जो जलवायु है वो प्रभावित हुआ है। ध्रुवों की जो बर्फ है वो पिघलने लगी है, जिससे कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, और वहाँ पर जो रहने वाले, आसपास उनके किनारे पर जो रहने वाले लोग थे वो उसमें डूबते जा रहे हैं, आसपास के जो गांव हैं वो उसमें डूबते जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने से, उसकी मात्रा अनुपात से अधिक होने से विश्व उष्णन का खतरा जो है वो हमें बना रहता है। अगला जो होता है कि इन गैसों को, पेट्रोल और डीजल, लकड़ी वगैरह हम जो जलाते हैं, इनसे सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इस तरह के प्रदूषक भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इन प्रदूषकों से ये वायुमंडल में रहते हैं, धुएं के माध्यम से ये वायुमंडल में चले जाते हैं, और वायुमंडल में जब ये वर्षा होती है तब वो पानी में घुल करके और अम्ल वर्षा का रूप धारण कर लेते हैं, अम्लीय बन जाते हैं, उस वर्षा को अम्लीय बना देते हैं। और ऐसी अम्ल वर्षा जब पृथ्वी पर बरसती है तो ये हमारी इमारतों को, हमारे धातुओं से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें, और हमारी स्किन को, स्किन कैंसर का, त्वचा के कैंसर का भी ये अम्ल वर्षा एक कारण बनती है। तो इस तरह से बहुत सारी तरहों से जो अम्ल वर्षा है वो हमें प्रभावित करती है। पौधों को, मिट्टी की उर्वरा क्षमता को कम कर देती है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों हमें नुकसान पहुंचाने के। तो इस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो ईंधनों के दहन से हमें प्रदूषकों के रूप में प्राप्त होती हैं और बुरी तरीके से हमें प्रभावित करती हैं। तो इन प्रदूषकों से मुक्त होने के कारण मोटर वाहनों में आजकल पेट्रोल और डीजल के बदले CNG का जो उपयोग है वो शुरू किया गया है, जिससे कि स्वच्छ ईंधन भी माना जाता है। बच्चों, स्वच्छ ईंधन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो प्रदूषक हैं वो प्राप्त नहीं होते। इसमें कुछ बहुत ही अल्प मात्रा में SO2 और NO2 निकलते हैं, वो भी बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं। और इसका जो दहन, ये ऊष्मीय मान है CNG का, वो भी 50,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम है, जो पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा है। इस वजह से बच्चों आजकल CNG का उपयोग जो है वो मोटर वाहनों में किया जाने लगा है। इसी प्रकार से रसोई गैस में LPG, जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है, रसोई में हम LPG का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ऊष्मीय मान है वो 55,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम है, यानी हमें ज़्यादा ऊष्मा इससे प्राप्त हो रही है। किसकी तुलना में? लकड़ी और कोयले की तुलना में। और इससे धुआं भी नहीं निकलता और राख जो है वो भी नहीं होती। यानी एक तरह से ये आदर्श ईंधन हम जो कह सकते हैं, आदर्श ईंधन की लगभग श्रेणी में आती है बच्चों। अब आपसे कभी कभी ये वाला क्वेश्चन तो अधिकतर पूछा जाता है कि CNG और LPG को स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है? तो जवाब आप दे सकते हैं। और
कभी कभी आपसे लघुत्तरात्मक प्रश्नों में सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म है बच्चों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरा जाता है, जिसे ही हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसी तरह से द्रवित पेट्रोलियम गैस को हम एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है बच्चों। तो मैं समझती हूँ ये लेसन हमारा जो है वो यहाँ पर पूरा हो गया है। आप सभी को अगर समझ में आता है तो पता है ना आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों मेरा जो ये लेसन है वो राजकीय विद्यालयों के लिए, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए स्पेशली में बनाया जा रहा है, जिन बच्चों के पास में अन्य और कोई सुविधाएं नहीं होती और स्कूल भी विद्यालय भी वो बच्चे जो है वो कम जा पाते हैं या फिर किसी कारणवश वो नहीं जा पाते, किसी कारणवश उनका जो लेसन है वो पढ़ना मिस हो जाता है। तो आप सब घर पे बैठ करके और अच्छे आनंदपूर्ण तरीके से इन लेसन्स को जिस तरह से आप कक्षा में पढ़ते हैं उस ढंग से आप बच्चों पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसे समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।